हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। सुंदर तू ऐसे अचानक आके झटका मत दिया कर। तू आने से पहले फोन क्यों नहीं करता? जीजा जी, मैं जानबूझकर आपको फोन नहीं करता। क्यों? सरप्राइज, आपको सरप्राइज देने के लिए। अरे माय डियर जीजा जी, मैं अचानक से आपके सामने आ जाता हूँ और फिर आपके चेहरे का जो भाव बदल जाता है ना, वो देखने की तो मुझे खुशी मिलती है। अंदर भाई, मुझे भी। क्या भाई है? पैर नीचे रख। ये जीजा जी आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको नीचे ही बताया था ना कि ये बहुत बड़ा फाइनेंसर है। अरे फाइनेंसर है तो क्या ऐसे पक्का होके बैठने का? कोई सभ्यता जैसी चीज होती है कि नहीं? फाइनेंसर लोगों को नहीं होती है। फाइनेंसर लोगों को रुपये का रुआब होता है। अरे तो रुआ वो तो अपने घर में दिखा, ये मेरा घर है। जीजा जी, मैं उससे बात करता हूँ। आप लुका, तेरा पैर नीचे कर देना। क्यों? क्यों वाली पैर नीचे रख भाई। अंदर भाई, એ બોલે આપણે બહુ મન પર નહીં લેવાનું क्या भाई है? क्या मन पर नहीं लेवानू? એટલે એટલે मैं ये कहना चाहता था कि आप जीजाजी है, आप बड़े हैं, आप वडील है, जैसे बापूजी वडील है और वो कुछ भी हमें बोल देते हैं तो हम सुन लेते हैं कि नहीं। ऐसा मैं उसको समझा रहा था। भाई तू पैर नीचे रखना। अंदर भाई, बहुत हो गया। अब बहुत इंसल्ट हो गई मेरी। मैं जा रहा हूँ वापस अहमदाबाद। चले टबुकड़ा। बराबर છે। लुका भाई सुनो, देखो ऐसा जीजाजी का बुरा नहीं लगाता। भाई ना कहो, भाई तुम्हें सामरो भाई। ये क्या सच में बहुत बड़ा फाइनेंसर है? हाँ क्या ना? जीजाजी, ये आपने क्या कर दिया? अरे मुश्किल से उसको पटाया था। बताया था? मतलब क्या, पार्टनरशिप के लिए मनाया था। उसका शॉर्ट फॉर्म पटाया। मेरे सब धंधे में फाइनेंस करने वाला था, आपने उसे ही नाराज कर दिया। सुंदर भाई, हाँ बोल। टैक्सी का भाड़ा। जोयो? क्या क्या क्या? ये टैक्सी का पूरा भाड़ा फाइनेंसर ही देने वाला था और आपने फाइनेंसर को नाराज कर दिया। वो फाइनेंसर ने नीचे जाके उसको भाड़ा देने से मना कर दिया होगा, है ना? हाँ। क्यों? तो उसने मना कर दिया तो तू दे दे। अरे मैं कहाँ से दूं पैसा? मेरे पास तो खींचे में एक कौड़ी नहीं है। अहमदाबाद से बिना पैसे लिए ही निकल पड़ा। हाँ, अरे मेरे साथ तो पूरा फाइनेंसर था, फिर मुझे पैसे लेने की क्या जरूरत? तो माय डियर जीजाजी, आपने पूरी गड़बड़ कर दी। अब एक काम करो, आप इसे पैसे दे दो, बाद में हम हिसाब समझ लेंगे। ए भाई, कितना हुआ तेरा? कितना हुआ क्या मालूम तो है? 10,000। माय डियर जीजाजी, इसे 10,000 दे दीजिए ना। नहीं, उतना रोकड़ा भी घर में नहीं है। सुंदर भाई, एटीएम। हाँ माय डियर जीजाजी, चलो एटीएम से निकाल के आते हैं। हाँ तो जा निकाल के लेके आ, मेरी क्या जरूरत है, जाओ। ठीक है, लाइए अपना एटीएम कार्ड दीजिए। अरे तेरे पास कार्ड होगा ना? हाँ है ना, मेरे पास कार्ड है, पर मेरा कार्ड मेरे पर्स में है और मेरा पर्स घर पे है और घर अहमदाबाद में है। और मैंने बताया ना माय डियर जीजाजी, मेरे साथ फाइनेंसर था तो मैंने पर्स लिया ही नहीं घर से। तो मेरा कार्ड दुकान में है। ए भाई, तू एक काम कर, तू अहमदाबाद पहुंच, अहमदाबाद पहुंचते ही तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। पर मैं यहाँ से अहमदाबाद जाऊँ कैसे? गाड़ी में डीजल नहीं है, डीजल तो भराना पड़ेगा ना। अरे भाई, पर तेरे पास तो कार्ड होगा ना, तेरे कार्ड से डीजल भरवा दे और घर चला जा, बाद में मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अरे नहीं है कार्ड। जब तक आप मुझे पैसे तो यही दोगे तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो रे यहाँ, अरे सुन रहे यहाँ भाई, तो क्या करे माय डियर जीजाजी, परिस्थिति ऐसी है। अरे एक काम करते हैं, टप्पू और बाबूजी के रूप में गद्दा बिछा देते हैं, एक कोने में पड़ा रहेगा।
कौन हमारे कमरे में पड़ा रहेगा भाई? तो बापूजी ये टैक्सी वाला जो मैं अहमदाबाद से टैक्सी लेके आया हूँ ना, ये उसका ड्राइवर है और उसको मुझे भाड़ा देना है। पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं अपना पर्स अहमदाबाद में भूल गया हूँ और माय डियर जीजा जी ये बता रहे हैं कि अभी उनके पास घर में इतने पैसे है नहीं, तो धर्म संकट हुआ। कितने? 10,000। ठीक, मेरे पास है, मैं लेकर आता। बाबूजी एक मिनट, मैं देखता हूँ, होंगे शायद, मैं देता हूँ। अरे भाई शांति रखो, मળી जैसे पैसा अभी उतावड़ नहीं करवानी। जीजा जी जरा जल्दी करना। मिल गया ना? थैंक यू। हाँ चलो निकलो। और सुंदर, और बता, क्या खबर है अहमदाबाद? माय डियर जीजा जी, मैं अहमदाबाद जाते ही ये पैसे आपको भेज दूंगा। हाँ गुड्डू भाई बोलिए। क्या? ठीक है, ठीक है। ये गणपति बप्पा के लिए तू जो बड़ा सा हार लेके आया, वो यहाँ गुड्डू भाई फूल वाले की दुकान से लेके आया? हाँ तो उसको हार के पैसे नहीं दिए? क्यों? क्या है, मैंने आपको बताया तो सही माय डियर जीजा जी, मैं अपना पर्स घर पे भूल गया हूँ। पर तभी तो तेरे बाजू में तेरा फाइनेंसर था ना? हाँ था। और तभी वो मुझसे नाराज भी नहीं हुआ था। हाँ, नहीं हुआ था। हाँ तो क्यों नहीं दिए? अरे क्या है कि उसके पास 2 लाख का नोटों का बंडल था पूरा, और वो उसे तोड़ के देने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। क्यों? उस वक्त मुझे याद आ गया कि अगले महीने भैलू की बहन की शादी है और शादी में फूलहार और बहुत सारा डेकोरेशन का सामान गुड्डू भाई से ही लेना था, तो मैंने सोचा कि सब पैसे उनको साथ में ही दे देंगे। तो ये बात गुड्डू भाई को बताई थी? हाँ। तो फिर उसने मुझे अभी फोन करके ऐसा क्यों बोला कि मैं हार का बिल भेज रहा हूँ, आदमी को 8,000 रुपया दे देना? ऐसा बोला उन्होंने? एक मिनट, भैलू तूने गुड्डू भाई को बताया कि नहीं कि तेरी बहन की शादी है? नहीं, मुझे लगा आपने बताया होगा उसे। एक काम करिए माय डियर जीजा जी, वो टैक्सी के 10,000 और 8,000 फुल के मैं अहमदाबाद जाके आपको 18,000 भेज देता हूँ। हार के पैसे दिए मैंने और हार के लिए सबने ताली बजाई सुंदर के लिए। हे गणपति बप्पा, जो विघ्न देना हो देना, लेकिन मेहरबानी करके किसी को भी सुंदर जैसा साला मत देना। अरे जेठालाल, सुंदरलाल, अरे है इधर ही है। सुंदर, बेलू, मैं तुम दोनों को दोबारा यहाँ पे पूछने आया हूँ कि तुम दोनों पक्का गणेशोत्सव में यहाँ पे रुकने वाले हो ना? हाँ हाँ। और रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने वाले हो ना? हाँ एकदम। अरे हाँ हाँ, एकदम जोर शोर से। हाँ, क्या है, सारा आयोजन मैंने किया है ना, तो बस तुम दोनों का लिस्ट में नाम लिखूं नहीं लिखूं, बस यही पूछना था मुझे। हाँ, तो बताइए हमें क्या बनना है? मैं अभी मेहता साहब के पास जा रहा हूँ उनको मिलने के लिए, तो हम लोग डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे, फिर जिसको जो भी बनना है मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ, चल भैलू। कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद? अरे अभी तो बोलो रुक रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मजाक कर रहे हैं। अरे हम तो बाजू की सोसाइटी में गणपति का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये तो एक काम करना सुंदर, ये बाजू में ना कल्पिता सोसाइटी है, वहाँ की मूर्ति भी बहुत सुंदर होती है, उसके भी दर्शन अवश्य करना। अच्छा, क्या बात है, चलो चलो चल भैलू। दर्शन करना मस्त रहेगी। एकदम एकदम। हाँ, चलो जेठालाल। कहाँ? मैं जा रहा हूँ मेहता साहब से मिलने। हाँ मेहता साहब, मैंने एक रफ लिस्ट तैयार कर ली है, आप नजर मार लीजिए, फिर हम लोग फाइनल करते हैं। सबका लिखा कौन क्या बनेगा ना? हाँ। तो अभी ये लिस्ट फाइनल हो गई। हाँ, फाइनल। अभी ये लिस्ट हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए।
अंजलि भाई को पता नहीं चलना चाहिए प्लीज। अरे मैं तो खुद को भी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि किसी हालत में नहीं बताऊंगा भाई, सरप्राइज एक एलिमेंट होता है ना। और फंक्शन में ऐसी एक्टिंग करूंगा कि सबको लगेगा कि मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, मुझे पहली बार ही पता चल रहा है। लेकिन तुम आदमी वादमी को मत बता। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर एक काम करो, सभी को वो क्या बनने वाले हैं किरदार के नाम के साथ एक SMS कर दो, और ये भी लिख दो कि भाई किसी को बताए नहीं। बिल्कुल, मैं SMS में किरदार के साथ क्लियर लिखने वाला हूँ कि किसी को कुछ ना बताए किरदार के बारे में। पति पत्नी, फैमिली मेंबर, भाई बहन, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे तभी तो रंगारंग कार्यक्रम का मजा आएगा ना। बड़े SMS बहुत बढ़िया सोचा तुमने, बिल्कुल यही लिखना। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, एक बार SMS के साथ सभी को पर्सनली फोन भी कर दो, ताकि बिल्कुल अपना काम मजबूत हो जाए कि भाई किसी को कुछ नहीं बताना है, सबको 2 बार इन्फॉर्मेशन हो गई। नहीं, ये अच्छा आइडिया है। सेफ्टी के लिए फोन भी कर देता हूँ। और फोन की शुरुआत चंपक चाचा से करता हूँ। अरे हाँ भिड़े, तेरी बात मैं समझ गया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा, जेठिया को भी नहीं बताऊंगा बस। हाँ, और खास करके टप्पू चाचा जी, वो बहुत चालाक है। वो आपको चालाकी से पूछने की कोशिश करेगा, उसे मत बताना प्लीज। तू एक काम कर भाई, किस किस को नहीं बताना है ना, उसका लिस्ट मुझे दे दे। नहीं, क्या है ना चाचा जी, ये सरप्राइज आखिर तक सरप्राइज है तो मजा आएगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे हाँ भाई हाँ भिड़े मास्टर, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मतलब किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ सुन, तू भी किसी को मत बताना। हाँ? अरे मजाक कर रहा हूँ। चल रखता हूँ। अरे वाह, भिड़े ने तो मुझे जबरदस्त किरदार दिया है। माय डियर जीजा जी, अभी भिड़े भाई का मैसेज आया था। उन्होंने गलती से आपको जो मैसेज भेजना था ना, वो मुझे भेज दिया, और मुझे जो मैसेज भेजना था ना, वो आपको भेज दिया है। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, आप दोनों अंदर अंदर मैसेज एक्सचेंज कर लो। तो एक काम कीजिए, आप मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं अपना वाला मैसेज आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि जीजा जी क्या बनने वाले हैं। जीजा जी, आपने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया? पर आपका मैसेज मिला नहीं। तो तेरा भी मैसेज अभी तक मिला नहीं मुझे। भाई सुंदर, तेरी ये चालाकी में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं क्या बनने वाला हूँ वो तुझे रात को ही पता चलेगा। कैसे पता लगाऊं कि रोशन और गोगी क्या बनने वाले हैं? आइडिया। ओए गोगी पुत्र, ओ मेरा शेर, ओ तेन पता, मैं भगत सिंह बनने वाला हूँ। तू क्या बनने वाला है? पापा, एक मिनट, रोशन શું કરે છે? हमको किसी को भी बताना नहीं है कि हम फंक्शन में क्या बनने वाले हैं। और रोशन डार्लिंग, मेरी पोली पार्सन, वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को तो बता ही सकते हैं ना। नहीं, हम एक दूसरे को भी नहीं बता सकते। ओ मेरी मिश्री, मेरी रसमलाई, बता सकते हैं। अच्छा पापा, बता सकते हैं? तो जरा आपका मैसेज तो बताओ। पापा, आपने मैसेज पढ़ा होगा, लेकिन मैसेज के नीचे जो नोट है वो नहीं पढ़ा होगा। नोट में भिड़े अंकल ने क्लियरली लिखा है कि फैमिली मेंबर भी एक दूसरे को बता नहीं सकते कि वो क्या बनने वाले हैं। रोशन, तुझे जो मैसेज आया है ना, वो हम दोनों को भी आया है। हम क्या बनने वाले हैं वो अलग अलग है, लेकिन नोट सबका सेम है। समझा चक्रम के ठेनो? और पापा, मैं आपका शेर पुत्र हूँ, उल्लू नहीं बना सकते मैनू। ओ तू रहने दे, रोशन दिखा। ये चल, बोलेंगे नहीं। आ गया मैसेज। वाह, यस, अरे तो ये बनना है। बड़ा मजा आएगा, मजा आएगा। अय्यर, मुझे ना तुम्हारी एक बात बहुत पसंद है। क्या? ये कि तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाते हो। बबीता, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। एग्जैक्टली। यस। तो जरा बताओ ना, आज रात को तुम कौन सा किरदार निभाने वाले हो? तो ये बात है बबीता, ना मैं तुमको बताएगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ, और ना ही मैं तुमको पूछेगा कि तुम क्या बनने वाला है।
आज बार हमने नोट भेजा है कि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को अपना कैरेक्टर नहीं बताएगा। ओके ठीक है, फेयर इनफ। दिखाओ ना बाबा, ना बोला ना। अच्छा तुम दिखाओ। मैं भी नहीं दिखा सकता वैसे तो। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। मम्मा आपको भी मैसेज आया, दिखाओ। हाँ नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। मजा आएगा। अरे वाह, गोकुल धाम के रंगारंग कार्यक्रम में मुझे भी हिस्सा लेना है। मजा आ जाएगा। दुकान बंद करके तैयारी में लग जाता हूँ। बताइए ना क्या बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं अंजलि, तुमने पढ़ा ना भिड़े ने क्या लिखा अपने एसएमएस में कि कोई भी किसी को नहीं बताएगा कि वो क्या बन। पर मुझे सोसाइटी में किसी और का जानना भी नहीं है, मुझे सिर्फ आपका जानना है। प्लीज बताइए ना। सॉरी अंजलि, नो 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 नो। आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताएंगे? आप मुझसे छुपाएंगे? मुझसे? अंजलि ऐसे पूछोगी तो फिर तो मेरा मन नहीं पिघलेगा, नहीं बताऊंगा। और अगर शाम को मैं आपको गुलाब जामुन और गर्मा गर्म समोसे दूं तो? अब जामुन और समोसे गर्मा गर्म। पक्का? पक्का। अंजलि 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 मेरी प्यारी प्यारी अंजलि, फिर तो मैं तुम्हें जरूर 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 नहीं बताऊंगा। मैं आज भी रिश्वत में फेंके हुए गुलाब जामुन और समोसे नहीं उठाता अंजलि। वाह बाबा, आपने मुझे कितना अच्छा किरदार दिया है। होगी ना? थैंक यू सो मच। वैसे आई, तुम क्या बनने वाली हो? अरे मैं तो... बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। हाँ सोनू, बाबा ने मैसेज में लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बता सकते, बरोबर? बरोबर। गोकुल धाम में भी कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बताएगा, बरोबर? बरोबर। परिवार में भी कोई भी आपस में एक दूसरे को नहीं बताएगा, बरोबर? बरोबर। पर आयोजक के घर के मेंबर्स तो एक दूसरे को बता सकते हैं, बरोबर? बरोबर। ये मस्करी नाही काय झालं तुमचं? चिंता मत कीजिए, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बताएगा, हम लोग मजाक कर रहे थे। हाँ बाबा, वैसे भी सरप्राइज में ही असली मजा है। हाँ अगदी बरोबर। तो गोकुल धाम गणेशोत्सव 2021 का रंगारंग कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ अरे लाइट क्या बात है छोटी, आज बहुत खुश लग रहा है तू। अरे छोटे भाई तो हमेशा खुश ही होते हैं। ओ यारो, वो इतने टाइम बाद गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है कि दिल खुश हो गया। सोडी भाई आए नहीं कि धमाल शुरू। શું બોલું માનવી ભાભી, મારો રોશન ટંટન ઘેલો છે ઘેલો। ओहो क्या बात है, क्या बात है। श्री गणेश उत्सव 2021। ओ बाबला, अरे पोपट अंकल, क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे तुम क्या कर रहे हो? सीधे स्टेज पे कहाँ जा रहे हो? तुम क्या आज का चीफ गेस्ट हो? भाई मैं स्टेज का डेकोरेशन देखने जा रहा था। तो भाई दूर से देखो, नजदीक से देखने की क्या जरूरत है? चश्मे का नंबर बदल गया है क्या? अरे कुछ नहीं बदला है भाई, शुभ शुभ बोलो। वाओ क्या बात है। हाय हाय एवरीवन, हाय 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 हाय। वाओ ब्यूटीफुल डेकोरेशंस यार, क्या बात है, वेल डन। साथियों, गोकुल धाम सोसाइटी में गणेशोत्सव 2021 का शुभारंभ हो चुका है। इस गणेशोत्सव पे जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। इस कार्यक्रम में कुछ अनूठा होगा, कुछ अनुपम होगा, कुछ अद्वितीय होगा। इस कार्यक्रम में हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, हमारे शहीदों को याद करेंगे, उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। और उस श्रद्धांजलि के क्रम में हम ये करने जा रहे हैं कि हम सभी गोकुल धाम निवासी शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का किरदार यहाँ पे जीवंत करेंगे, उसे अभिनीत करेंगे और इस मंच पे इस तरह से अपनी श्रद्धांजलि देंगे। और आप भी घर पे एक छोटा सा काम कीजिए, कलम लीजिए
एक कॉपी लीजिए और आप भी शहीदों की और स्वतंत्रता सेनानियों की एक लिस्ट बनाइए और फिर सोचिए कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हम में से कौन क्या बनेगा और क्या प्रस्तुत करेगा। उसके बाद देखिए कि आपके नाम, आपकी सोच क्या बिल्कुल सही साबित होती है। और यहाँ एक चीज और होगी, देशभक्ति के इस अनूठे रंग के साथ हास्य का तड़का भी होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ विनायक पुत्र, और तूने अपने किरदार की कोई तैयारी शायरी की कि नहीं? हाँ सोडी अंकल। तो बेटा जम के परफॉर्मेंस करना, वो चक देना फटे। हाँ सोडी अंकल। सेठ जी मैं आ गया। तो अभी वापस जा। ओके। मजाक कर रहा हूँ बापू जी। भले भले आयो भाई, भले आयो, भले पधायरा। थैंक यू सेठ जी। अरे सुंदर भाई, फिर वो गुड्डू भाई से हार का हो गया था ना? हाँ हो गया था। थैंक यू बगा भाई, थैंक यू। बगा, गुड्डू फूल वाला का नंबर तूने सुंदर को दिया था। अच्छा किया ना। बढ़िया किया, बढ़िया। मैं आप सभी गोकुलधाम वासियों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों? आप लोग हर एक फंक्शन में मुझे याद करके बुलाते हैं, इसलिए थैंक यू। अरे बाघा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल बागा भाई। अरे आप ही तो गोकुलधाम परिवार के एक सदस्य ही हैं। विष्णु भाई, आपको कैसे भूल सकते हैं? थैंक यू अंजलि भाभी। आप सबके इसी प्यार की वजह से तो मैं यहाँ खींचा चला आता हूँ। वैसे हमारे गोकुलधाम में जैसा फंक्शन होता है ना, वैसा कहीं नहीं होता होगा, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सब हमारे एकता का परिणाम है और हम सब जो साथ मिलके एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं उसका परिणाम। राइट कोमलांश, सही बात है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए प्लीज। बैठो बैठो बैठो। नमस्कार मंडळी। तो मैं आत्माराम तुकाराम। अरे बंद करा भाई। अरे बंद करो। अरे हाँ, इसे क्या हो गया? ओए पिड़ू, वो लगता है माइक को भी तेरी सेक्रेटरी वाली बात नहीं सुननी। फिर भी मैं बोल के रहूंगा थोड़ी। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो हेलो चेक चेक। देख शुरू हो गया। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो जो दरार बोलो तो खरो। तो बोलवा नहीं है ना, मजा। आज के इस गोकुलधाम सोसाइटी श्री गणेशोत्सव 2021 रंगारंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हर साल गणेशोत्सव के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। तो इस साल भी ये परंपरा कायम रहेगी। इस साल भी एक अद्भुत कार्यक्रम होगा जो देशभक्ति के रंगों से भरा हुआ होगा। और हाँ, मैं एक बात सबको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो आजू बाजू की सोसाइटी में इंटरनेट और केबल द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अरे वाह वाह वाह। सन 1947 में हमारे भारत देश को आजादी मिली थी और सन 2022 में हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये पूरा साल हमारा भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। तो इस बार हम सभी गोकुलधाम निवासी हमारे इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिवीरों की वेशभूषा करेंगे और उनके बारे में बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो किरदार हम निभा रहे हैं वो सरप्राइज रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये सरप्राइज बरकरार है। नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं बता दिया तुमने? अरे नहीं 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 का मतलब नहीं बताया भाई।
शाबाश, वेरी गुड। हाँ लेकिन भिड़े, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, किसके बाद कौन आएगा, वो सब कैसे पता चलेगा? अरे पोपटलाल, तुम्हें रिश्ते के लिए कोई लड़की देखने जाना है? नहीं। तो कोई लड़की तुम्हें देखने जाने वाली है? नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन बोला? कौन बोला? पता चल जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। हाँ, इस बार पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। एक स्पॉटलाइट यहां पे घूमेगी, ठीक है, और जिसपे वो स्थिर होगी उसको यहां पे आके अपना किरदार निभाना पड़ेगा। अरे वाह, सोचिए आइडिया। अरे वाह आत्माराम, अरे मस्त आइडिया है। हाँ पोपटलाल, और कोई सवाल है? हाँ, स्पॉटलाइट कहाँ पर है? मतलब काय करे से पोपटलाल, स्पॉटलाइट जब आएगी तो पता चल जाएगा ना भाई। ठीक है, ठीक। किसी और को कोई सवाल? हाँ भाई, प्लस माला क्या प्रोग्राम कब भी चालू होगा? होगा भाई जेठा, अभी कर ही रहा हूं। बोला गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग गणेश वंदना करते हैं, तो हम लोग गणेश वंदना करेंगे। तो चलिए हम सभी इस देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम में रंग जाते हैं। सब मेरे साथ बोलिए, वंदे भारत माता की जय। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों से। दर्शकों, तो इसी जोश के साथ हम आज हमारे देश के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों, स्वातंत्र सेनानियों और क्रांतिकारियों की वीरता और कुर्बानियों को याद करेंगे। उनके जीवन से हमें भी काफी प्रेरणा मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है। तो सबसे पहले आ रहे हैं डॉक्टर हाथी। ऑल द बेस्ट बाबा। ऑल द बेस्ट हाथी अंकल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर हाथी बने हैं हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। आजाद 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 आजाद। वाह हंस। क्या बात है। चंद्रशेखर आजाद जी 14 वर्ष की आयु से ही गांधी जी के असहकार आंदोलन में जुड़ गए। चंद्रशेखर आजाद का नाम आजाद कैसे पड़ा, यह भी बड़ा रोचक किस्सा है। जब असहकार आंदोलन में वे पकड़े गए तब जज ने उन्हें पूछा, आपका नाम? आजाद। आजाद। आपके पिता का नाम? स्वतंत्रता। 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 और मेरा पता और कारावास। कारावास। मैं अपने भारत देश को आजाद करवा कर रहूंगा। वंदे मातरम। इसी घटना के बाद उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी विचारों के थे। गांधी जी ने चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद असहकार आंदोलन बंद कर दिया। तब आजाद क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। आजाद ने काकोरी कांड में अंग्रेजों को लूटा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ मिलकर पुलिस वाले सेंडर्स को मारा। और जब इलाहाबाद में अल्फर्ड पार्क में आजाद को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया, तब बड़ी हिम्मत के साथ वो लड़े। चिंगारी आजादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहां जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है।
कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। वाह वाह वाह। मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने लड़ते लड़ते आखिरी गोली अपने आप को मारी और वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। आजाद आजाद ही रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कोमल। ब्रिलियंट पापा ब्रिलियंट। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। साथियों, मैं शब्दातीत हूं। इस देश में जिन लोगों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, उनके बलिदान की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए उन लोगों ने जो किया है, उनका मोल शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन फिर भी जब चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों का हम स्मरण करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्वाभिमान के लिए, देश के लिए अपने प्राण दे दिए लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, तब मुझे कवि जगदीश सोलंकी जी की 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन आ रहा है। स्पॉटलाइट प्लीज। रोशन भाभी जी जो बनी है भिखाजी कामा, भिखाजी कामा, भिखाजी कामा, भिखाजी कामा, भिखाजी। मैडम भिखाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। मैडम भिखाजी कामा साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वो वंदे मातरम और तलवार नाम का अखबार भी प्रकाशित करती थी। वंदे मातरम अखबार पेरिस में रहने वाले भारतीयों में बड़ा लोकप्रिय था। जर्मनी में हुई अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, भारत के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के काफी अत्याचार सहन किए हैं। अब हमें गुलामी नहीं, हमें आजादी चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस में मैडम भिखाजी कामा ने वंदे मातरम लिखा हुआ तिरंगा लहराया और उनका नारा था, भारतवासियों, स्वतंत्रता के लिए आगे आओ। हम भारत के लिए हैं और भारत सिर्फ भारतीयों के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो राष्ट्रभक्तों का इतिहास में है नाम, जो बहुत कुछ करके भी इतिहास में है गुमनाम, उन सभी को हम गोकुलधाम वासियों का प्रणाम। थैंक यू बद्दा ने, थैंक यू। ओ वाह रोशन, वाह, और तूने तो सच में नाम रोशन कर दिया। थैंक यू रोशन। वाह मम्मी, एकदम सोचू करियो। थैंक यू। वैसे तो हम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। आज उनकी कुर्बानियों के बारे में जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तद्दन साची बात है। थैंक यू सो मच रोशन भाभी कि आपने मैडम कामा के बारे में हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। और अब आगे बढ़ते देखते हैं स्पॉटलाइट किसकी तरफ आता है। स्पॉटलाइट प्लीज।
अरे मेरा पिंकू जिनका किरदार कर रहा है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल उनका तखल्लुस था। बिस्मिल का मतलब होता है आत्मिक रूप से आहा। जिसके देश के सीने पर गुलामी की बेड़ियां पड़ी हो उसका दिल तो घायल ही होता है। राम प्रसाद बिस्मिल भी सभी क्रांतिकारियों के साथ काकोरी कांड में शामिल थे। खुद सिर्फ 8वीं तक ही पढ़े थे, पर अच्छे कवि, शायर, अनुवादक और इतिहासकार थे। उन्होंने कई बंगाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। उन्होंने 11 पुस्तक लिखी और खुद ही प्रकाशित की, ताकि उससे जो पैसे मिले उससे देश की आजादी के लिए लड़ने के हथियार खरीद सके। उन्होंने अपने कारावास के दरमियान सिर्फ 2 दिन में ही अपनी आत्मकथा लिखी, क्योंकि वे चाहते थे कि हर घर में क्रांति की मशाल जले और गुलामी का अंधेरा हटे और आजादी का प्रकाश फैले। उन्हें जब फांसी दी गई तब उन्होंने बिस्मिल अजीमाबादी की गजल बोली थी, जो फिर आजादी के मतवालों का मंत्र बन गई। थैंक यू थैंक यू। वाह पिंकू, क्या जोश दिखाया तूने, दिल खुश कर देता। अरे थैंक यू। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम भी आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। अरे थैंक यू सो मच पोपट अंकल। तुमने आज फिर से उस दौर को जिंदा कर दिया मित्र। जितनी बार सुनो अंदर एक अलग ही भाव का एहसास होता है, राष्ट्र जाग जाता है। यस, ओए एकदम सच कहा। वो सुनकर ऐसा लगता है कि अभी आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़े। सही बात है भाई, सोडी अपने जोश को अभी बांधे रखो। अभी तो आगे एक से एक आजादी के मतवालों से हम रूबरू होंगे। शाबाश पंकज। साथियों, गोकुल धाम का गणेशोत्सव 2021 त्रिवेणी बन चुका है। यहाँ पे 3 उत्सवों का समागम, गणेशोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव और गोकुल धाम निवासियों का हास्य उत्सव। और इसलिए मुझे इस वक्त ये गर्वोत्सव की तरह नजर आ रहा है। अनूठा है ना? आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग यहाँ पर हमारे राष्ट्रभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को और राष्ट्रीय चरित्रों को याद कर रहे हैं। न केवल याद कर रहे हैं बल्कि उनका चरित्र, उनका किरदार अभिनीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मित्रों, ये लोग हमारे देश की बुनियाद है। अगर ये लोग नहीं होते तो हम आजादी में खुली सांस नहीं ले पा रहे होते। इसलिए इन्हें हमें सिर्फ झलकियों में ही नहीं रखना, इन्हें हमें जीवन में उतारना है, इनके बताए मार्ग पर चलना है। और यहाँ पे अभी तो हमने 3 महान चरित्रों को दिखाया है, चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और मैडम भीकाजी कामा। इन चरित्रों के बाद अब देखना ये होगा कि गोकुल धाम निवासी कौन से नए किरदार यहाँ अभिनीत करते हैं, किन स्वतंत्रता सेनानियों को, किन शहीदों को, किन राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को हमारे सामने लेके आते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ क्या हो, कौन से चरित्र आपके सामने आएंगे और गोकुल धाम निवासी जो इस वक्त दर्शकों की तरह इन्हें देख रहे हैं वो किस तरह से हास्य जिताएंगे। बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो देखते हैं देश प्रेम का जज्बा लेकर अगला कौन आ रहा है। ऑल द बेस्ट बोलो भाइयों, सेट है ना? ऑल द बेस्ट, जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे ये अपना भैलू है ना, कोल के नाटक में एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस करता है। एक बार तो उसने स्टेज तोड़ दिया था। वजन की वजह से? नहीं, परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा है? अच्छा, वाह वाह, मजा आएगा फिर तो। वाह भैलू वाह। ओ दादा, शांति जरा, शांति। भैलू पहलू बना है मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे।
मंगल पांडे ने 1857 की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म सन 1831 में सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे युवा अवस्था में रोजी रोटी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में भर्ती हो गए थे और जब उन्हें पता चला कि इनफील्ड 53 राइफल के लिए जो कारतूस इस्तेमाल होते थे उस पे गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी और इसे मुंह से खोलना पड़ता था, जो भारतीय धर्म में निषेध था, तो उन्होंने इस बात का विद्रोह किया। जनाब, इस कारतूस को हम अपने मुंह से नहीं खोलेंगे। Mr. Mangal Pandey, you have to obey the order. जनाब, इस पे गाय और सुअर की चर्बी है और ये हमारे लिए पाप है। आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी है, अब हमारा क्रोध और विद्रोह देखिए। इसके बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ और उनको फांसी घोषित हुई। पर ये आजादी की एक चिंगारी 1857 की लड़ाई की एक विकराल आग बन गई। अब सिर्फ ये एक कारतूस की लड़ाई नहीं, धर्म का युद्ध नहीं, अब ये एक जंग हो गई है। विदेशी ताकतों के सामने लड़ने की जंग, आजादी की जंग। सब आगे बढ़ो और विद्रोह करो। भारत माता की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह पहलू भरा, वाह वो जी स्वाद आ गया। थोड़ी तो क्या खा रहा है? खा कुछ नहीं रहा हूँ, स्वाद आ गया यानी कि मजा आ गया, कोई एक्ट का मजा आ गया। अच्छा ऐसे मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह पहलू, वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। क्यों जीजा जी? हाँ नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। बस तो जीजा जी की ओर से तुझे 1001 रुपए का इनाम। क्या बात है, थैंक यू जीजा जी। 1001 बहुत कम है जेठालाल। कम है? इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो भाई भैलो 1001 भूल जा। 2001। वाह वाह वाह। हाँ ये हुई ना बात पोपटलाल की तरफ से। ये अरे थैंक यू पोपट भाई। मैं क्या कहता हूँ, इनाम का रहने देते हैं। हम लोग सब मिलकर सबका परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। क्यों भिड़े? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक वेशभूषा कार्यक्रम है, स्पर्धा नहीं है। तो इसका आनंद लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अभी कौन आ रहा है। हमारे अब्दुल भाई बने हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद, 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 आजाद। वाह। मैं अलग मुस्लिम राष्ट्र का पुरजोश से विरोध करता हूँ। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं अखंड भारत देश चाहता हूँ, अखंड भारत देश। पाकिस्तान अलग हुआ, फिर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत देश से जुड़े रहे और सन 1952 में वो देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने और 11 वर्षों तक उन्होंने इस स्थान को सुशोभित किया। हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करते हैं। इसका मूल उद्देश्य होगा शिक्षण के स्तर में सुधार। मौलाना जी ने सन 1953 में
सांस्कृतिक विकास के लिए संगीत नाट्य अकेडमी और 1954 में साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी की स्थापना की। वे 14 वर्ष तक प्राथमिक अभ्यास की शिक्षा सभी को मुफ्त प्राप्त हो ऐसा चाहते थे। उन्होंने कृषि शिक्षा और व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा पर भी काफी जोर दिया और आईआईटी, यूजीसी और आईआईएम जैसी संस्थानों की नींव रखी। सभी भारतीयों का शिक्षा पे अधिकार है, इसलिए शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें अविरत प्रयास करना चाहिए। गरीब से गरीब, निचले से निचले वर्ग के लोगों को भी पढ़ने लिखने की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। सभी पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम बड़े देशों के साथ कदम मिला पाएंगे। इसीलिए हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हर एक भारतीयों को शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी को शिक्षा प्राप्त कर उच्च अभ्यास करके देश के विकास में जुट जाना चाहिए। धन्यवाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने क्या सीख दी? अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बनेगा भारत देश महान। क्या विचार थे उनके? शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। क्या सोच थी इन महान लोगों की? शिक्षण से ही देश का विकास होता है। बराबर। और एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप एक विद्यालय खोलते हैं तो आप 10 जेल बंद करते हैं। एक विद्यार्थी समाज में निकलता है, वो शिक्षा की अलग जगाता है और सारे राष्ट्र को न केवल चैतन्य करता है बल्कि राष्ट्र को समृद्ध भी करता है। और ऐसी सोच के धनी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखते हैं अभी आगे कौन आ रहा है। हु इज नेक्स्ट? बापू जी आ रहे हैं हम सबके आदरणीय चंपक चाचा जी। आइए चले। हमारे चंपक चाचा जी बने हैं हम सबके प्यारे और खास करके बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। नेहरू नेहरू नेहरू। वाह। चाचा नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कश्मीरी पंडित मोतीलाल नेहरू और माताजी स्वरूप रानी के बड़े बेटे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता की लड़ाई में 9 बार जेल गए। पूरे 3259 दिन उन्होंने जेल में बिताए, यानी कि हम सालों में गिनती करें तो जिंदगी के लगभग 9 साल उन्होंने जेल में बिताए। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारा देश पूर्णतः लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास रखकर आगे बढ़ेगा और धर्मनिरपेक्षता हमारे देश का आधार स्तंभ होगा। नेहरू जी की 15 साल तक की होम स्कूलिंग हुई थी। अच्छे से अच्छे प्राध्यापक और टीचर्स उनको पढ़ाने घर में आते थे। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, हमेशा सूट बूट में रहते थे, पर गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वे आजादी की लड़ाई में जुड़ गए और तब से हिंदुस्तान के पारंपरिक वस्त्रों को अपनाकर वो दिल से स्वतंत्र सेनानी बन गए। उन्होंने अपने कारावास के दरमियान डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री और टुवर्ड्स फ्रीडम जैसी किताबें लिखी। आप जानते हैं नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था? हमारे देश को किसी भी चीज के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए हमें विज्ञान की छत्र छाया में औद्योगिक विकास करना होगा और उस विकास के लिए हमारा नारा होगा, आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, आराम
नेहरू जी हमारे सबसे प्यारे और लोकप्रिय नेता थे। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। उनका मन फूलों की तरह निर्मल होता है। ये बच्चे हमारे आने वाले कल की पहचान है। यहाँ आओ बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इन बच्चों को इतना प्यार और भाईचारा सिखाओ कि हमारा देश प्यार का एक मंदिर बन जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाह वाह चाचा जी वाह। क्या बात है चाचा जी, आपने हमें एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया। भाईचारा और प्यार मोहब्बत से हमेशा इंसान कितना खुश रह सकता है। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या बात कही है आपने, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सही बात कही आपने। और टप्पू सेना, तो बेटा टप्पू सेना ही क्यों, मैं हम सभी को कहना चाहता हूं कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता संग्राम के सिपाही, ये महान लोग, इन्होंने इतनी महान बातें कही हैं, लेकिन हम बातों को सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। हमें सिर्फ बातों को सुनना नहीं है बल्कि इन्हें जीवन में उतारना। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अभी मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं स्पॉटलाइट को। माधवी बनी है अरुणा आसफ अली। आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली। माधवी भाभी शू लागे छे ना? हाँ, क्या मेकअप किया है एंड गेटअप इज आल्सो सो नाइस। अरुणा आसफ अली का जन्म बंगाली ब्राह्मण परिवार में 16 जुलाई 1909 में हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका में हुआ था। पढ़ाई खत्म करने के बाद कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में वो अध्यापिका बन गई और सत्याग्रह की लड़ाई में कई बार जेल भी गई। वहां उन्होंने भूख हड़ताल की। इस जेल में बंद मेरे भाई बहन सब राजनीतिक कैदी हैं और उनके साथ ब्रिटिश सरकार का व्यवहार बदसलूकी जैसा है। इसलिए मैं भूख हड़ताल करूंगी जब तक मेरे कैदी भाई बहनों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलती, तब तक मैं भूख हड़ताल करती हूं। और इनकी पहल के बाद कैदियों की दशा में काफी सुधार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नाम का मासिक समाचार पत्र भी चलाया। इनकलाब जिंदाबाद। जब वो भूमिगत रहकर आंदोलन कर रही थी, तब उनकी सारी संपत्ति को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और बेच दिया। अंग्रेज मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद को बेच सकते हैं, लेकिन ये सब मेरे देश में न्यौछावर करने के लिए, मेरे लिए, मेरे देश से बढ़कर और कुछ नहीं। वाह क्या बात है। आजाद भारत में 1958 में अरुणा जी दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर बन गए और मेयर बनकर उन्होंने कई बदलाव किए। इनकलाब जिंदाबाद। वाह वाह, आई खूप छान। वाह 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 माधवी, खूपच छान। महिला शक्तीचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। वाह। अरे भाई, आजादी का आंदोलन कुछ ऐसा ही था। स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब जुड़ गए थे।
हर किसी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, आजादी। और सबका एक ही नारा था, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारा है। सच कहा चाचा जी, आज यहाँ भी हम उसी आंदोलन की लहर में हो ऐसा लग रहा है। हाँ। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला कौन। स्पॉटलाइट प्लीज। लगता है मेरे पे ही है, मेरे पे ही है, मेरे पे ही है। ओके, थैंक यू। प्लीज वेलकम बागा भाई जो बने हैं मोजे रीबा। मोजे रीबा, मोजे रीबा, मोजे रीबा। मोजेरी बाजी कौन थे एग्जैक्टली? कूली, पेशेंस रख, अभी बाघा भाई बताएंगे तभी देख लेंगे। ऊपर भाई, ये मोजे रेबा कौन है? अरे देखो देखो, अभी पता चल जाएगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी कंफ्यूजन है। आप सोच रहे हैं कि ये मौजे रिबा कौन है। देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पहुंच चुकी थी। हमारी आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने हिस्सा लिया था। हो सकता है सबका उल्लेख इतिहास के पन्नों पर ना हुआ हो, पर आज के इस प्रोग्राम में हमें ऐसे भी स्वातंत्र्य सेनानियों के बारे में पता चलेगा जिनका नाम हमने कभी ना सुना हो। देश के हर कोने में स्वतंत्रता संग्राम की लहर पहुंच चुकी थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसकी लहर हमारे उत्तर पूर्व राज्यों तक भी पहुंच चुकी थी। और वहां के अरुणाचल प्रदेश के अनसंग हीरो थे मोजे रिबाजी। तो देखते हैं मोजे रिबाजी इस लड़ाई में कैसे कूद पड़े। मोजे रीबा जी, आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कैसे पता चला? मैं एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में मुझे कई जगहों पर घूमना पड़ता था। तब मुझे मेरे हिंदी भाषी मित्र मिले। उन्होंने मुझे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया और बस तब से मैं आंदोलन में जुड़ गया। फिर आपका व्यापार धंधा? व्यापार धंधा हमें रोजगार देता है बराबर, लेकिन अगर मेरा देश आजाद होगा तो ही मैं सर उठाकर जी सकूंगा, यह विचार मेरे मन में आया और मैंने ठान लिया, पहले मेरा देश, मेरा भारत। आजादी के बाद हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मोजे रिबाजी का ताम्रपत्र देकर सम्मान किया। वाह वाह बाघा, वाह वाह, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सेठ जी। बाघा भाई, जीजाजी आज बहुत खुश हो गए। आपको जो मांगना है वो मांग लो। आज माय डियर जीजाजी मना नहीं करेंगे। नहीं सुंदर भाई, मुझे सेठ जी से कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं मांगू और वो देते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मांगू उससे पहले ही सेठ जी मुझे दे देते हैं। वाह। अब मुझे सुना सुंदर, अभी तो शांति सा प्रोग्राम देख भाई, बीच बीच में बोल मत भाई। हाँ, अरे माय डियर जीजाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। साथियों, मैं जानता हूं इस वक्त आप भी मेरे साथ तालियां बजा रहे हैं अपने घर में बैठे। हम गोकुलधाम निवासियों के लिए जिन्होंने शानदार प्रस्तुति की और कर रहे हैं। अभी तो यहाँ हमारे आदर्श शिक्षक भिड़े ने टप्पू सेना के साथ, जिनसे उनकी नोक झोंक चलती रहती है, और अब्दुल के साथ मिलकर यह अद्भुत कार्यक्रम बनाया और प्रस्तुत किया। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। हम लोग देशभक्ति का रंग यूं ही घोलते रहेंगे और अभी तो बहुत सारे किरदार ऐसे देखने बाकी हैं
जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कल क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.